सुनो, जिंदगी पुकार रही है तुमको, बढ़े चलो। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, रोशन, पुरअज़्म और सेहतमंद मुस्तकबिल का अमीन। जिंदगी को बावकार तरीके से रवादावा रखने और नौजवानों के महफूज मुस्तकबिल के लिए स्टैंडर्ड कॉलेज ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया है, ताकि हमारे बच्चे तालीम की शाहराह पर गामजन रहें। गैर यकीनी हालात में यकीनी मुस्तकबिल। दी स्टैंडर्ड कॉलेज के साथ एडमिशन ओपन। FSC, ICS, ICOM, FA, BS ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, CS, IT, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, साइकोलॉजी, BBA, BA, BSc, BCom। आए पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, मुहतात होकर और एतमाद के साथ। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, गर्ल्स कैंपसेस, पेरिस रोड, हाजीपुरा रोड, सैदपुर रोड, खिचियां, बॉयज कैंपस, सर्कुलर रोड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बच्चों, इकोनॉमिक्स का आज हमारा थर्ड लेक्चर है, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, रसद की लचक। इंग्लिश की बुक में ये पेज नंबर 83 है। उर्दू की बुक में पेज नंबर 114। लास्ट लेक्चर में हमने लॉ ऑफ सप्लाई को डिस्कस किया। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाइड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस। कानून रसद की रूह से मिकदार रसद जो है वो कीमत के ऊपर इन्हसार करती है। इन दोनों में, जिसमें QS जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, QS डिपेंडेंट और P जो है वो इंडिपेंडेंट। P इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई, बोथ मूव इन सेम डायरेक्शन। बोथ वेरिएबल मूव इन सेम डायरेक्शन। ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, एक ही समत में मूव करते हैं, क्योंकि इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है, पॉजिटिव या इंक्रीजिंग रिलेशन है। बोथ वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन। अगर कीमत में इजाफा होता है, सपोज कीमत में इजाफा होता है, तो सप्लाई में भी इजाफा होगा। अगर कीमत में कमी होती है तो सप्लाई में भी कमी होगी। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में, अब कीमत में चेंज की वजह से जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो किस रेट से चेंज होगी, उसके लिए हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को यूज करेंगे। टेक्निकली इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है? परसेंटेज चेंज इन, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यहां पे ये बुक वाला, आपकी बुक वाला लिख रहा है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी टू अ चेंज इन इट्स प्राइस। कीमत में तब्दीली की वजह से रसद जो रिस्पॉन्स देगी, उस रेट को, जिस रेट से वो रिस्पॉन्स देगी तब्दील होगी, उस शरह को, उस रेट को कहेंगे रसद की लचक। अब इसमें जो हमने इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की मेजरमेंट है, जैसे हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला क्वेश्चन किया था, ये भी उसी तरह है। पहले हम इसकी डेफिनेशन, इसको हमने डिफाइन करना है, फिर उसके बाद मेजरमेंट जो है। अब मेजरमेंट में 3 मेथड्स हैं। मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई।
रसद की लचक मालूम करने के 3 तरीके हैं। रसद की लचक की पैमाइश के लिए 3 तरीके हैं। वो कौन कौन से तरीके हैं? नंबर 1 फीसदी तरीका, परसेंटेज मेथड। नंबर 2 इकाई का तरीका, यूनिटी मेथड। नंबर 3 मैथमेटिकल फार्मूला, बाय यूजिंग फार्मूला, रियाजियाती फार्मूला के जरिए। बाय मैथमेटिकल फार्मूला। अब हम 1 बाय 1 इन तीनों मेथड्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। नंबर 1 परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड में जो हम फार्मूला यूज करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू, जो भी मैंने पहले व्हाइट बोर्ड पे लिखा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मिकदार रसद में फीसद तब्दीली डिवाइडेड बाय कीमत में फीसद तब्दीली। अब इस तरीके के मुताबिक हम दोनों वेरिएबल्स में फीसद तब्दीली को कंपेयर करते हैं। अगर रसद में फीसद तब्दीली कीमत में फीसद तब्दीली से ज्यादा हो, अगर रसद में फीसद तब्दीली कीमत में फीसद तब्दीली से ज्यादा हो, तो रसद की लचक इकाई से ज्यादा, उस शय की शय जो होगी वो होगी मोर इलास्टिक, रसद की लचक इकाई से ज्यादा। अगर रसद में फीसद तब्दीली और कीमत में फीसद तब्दीली बराबर हो, तो रसद की लचक इकाई के बराबर, इक्वल टू 1, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1। और अगर रसद में फीसद तब्दीली कीमत में फीसद तब्दीली से कम हो, तो रसद की लचक इकाई से कम, लेस देन यूनिटी। तो ये लिख रहा है जी, इस तरीके में कीमत में फीसद तब्दीली और रसद में फीसद तब्दीली देखी जाती है। अगर कीमत में फीसद तब्दीली और रसद में फीसद तब्दीली बराबर हो, तो रसद की लचक इकाई के बराबर कहलाती है। अगर कीमत में फीसद तब्दीली के मुकाबले में रसद में फीसद तब्दीली ज्यादा हो, तो रसद की लचक इकाई से ज्यादा कहलाती है। लेकिन अगर कीमत में फीसद तब्दीली के मुकाबले में रसद में फीसद तब्दीली कम हो, तो रसद की लचक इकाई से कम कहलाती है। अब इसकी मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। उसने भी एक टेबल बनाया हुआ है, नेक्स्ट पेज के ऊपर टेबल है, ठीक है। आप उस टेबल से भी हेल्प ले सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करता हूं। सपोज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड is equal to, let's suppose, is equal to 15% and percentage change in price is equal to 10%. तो आप देख सकते हैं कि जो परसेंटेज चेंज, जो सप्लाई में चेंज है वो ज्यादा है, क्योंकि वो 15 है और ये 10 है, ज्यादा, ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इस सूरत में जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो होगी ग्रेटर देन 1, इकाई से ज्यादा। नेक्स्ट, सपोज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल टू 15% एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कीमत में फीसद तब्दीली वो भी 15% है। इस सूरत में आप देख सकते हो कि दोनों सेम है। देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल टू, जब ये दोनों इक्वल होंगे तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ES इज इक्वल टू 1।
यूनिट इलास्टिक। नेक्स्ट नंबर 3, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। सपोज ये 15% है, जबकि प्राइस में जो परसेंटेज चेंज है लेट सपोज वो 20% है। तो आप देख सकते हैं कि जो सप्लाई में चेंज है वो कम है, लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इस सूरत में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस देन 1। ठीक है। और अगर कीमत में चेंज के बावजूद सप्लाई चेंज ना हो, अगर कीमत में चेंज के बावजूद सप्लाई चेंज ना हो तो देन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 0। अगर कीमत में चेंज के बावजूद सप्लाई चेंज ना हो, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 0। और एक और इसका केस है, अगर कीमत में मामूली सी चेंज या कीमत चेंज ही ना हो, कीमत में मामूली सी तब्दीली या कीमत चेंज ना हो, लेकिन सप्लाई में जो है वो बहुत ज्यादा मिकदार रसद जो है वो लामहदूद हद तक उसमें चेंज आ जाए, तो इस सूरत में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो किसके इक्वल होगी? इन्फिनिटी के इक्वल। लेक्चर के एंड में मैं 5 केसेस की डायग्राम्स ड्रॉ करूंगा। पहले हम सेपरेटली इनको ड्रॉ करेंगे, फिर हम इनको कंबाइनली एक ही डायग्राम में ड्रॉ करेंगे और उसमें हम सीखेंगे कि हम सप्लाई कर्व, एसएस सप्लाई कर्व, हत्ते रसद की शेप को देखकर, हत्ते रसद को देखकर हम जज कर सकेंगे कि इस हद की जो रसद की लचक है वो क्या हो सकती है या क्या होगी। नेक्स्ट, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड इज, इसके साथ हम डायग्राम्स को भी ड्रॉ करेंगे सेकंड में। इकाई का तरीका, यूनिटी मेथड। इसमें भी उसी तरह है, लेकिन इसमें अब हम फीसद का वर्ड यूज नहीं करेंगे, परसेंटेज को हम यूज नहीं करेंगे। कॉन्सेप्ट वही है कि अगर रसद में तब्दीली कीमत में तब्दीली से ज्यादा हुई तो रसद की लचक इकाई से ज्यादा, और अगर रसद में तब्दीली और कीमत में तब्दीली बराबर हुई तो रसद की लचक इकाई के बराबर, और अगर रसद में तब्दीली कीमत में तब्दीली से कम हुई तो रसद की लचक इकाई से कम होगी। तो सबसे पहले हम रसद की लचक इकाई के बराबर को एक्सप्लेन करते हैं, जैसे आपकी बुक वाला कर रहा है उसी तरह हम चलेंगे। तो नंबर 1 इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू यूनिटी। इक्वल टू यूनिटी। इन शॉर्ट ES इज इक्वल टू 1। ठीक है। इसमें हम टेबल यूज करेंगे और टेबल में हमने लॉ ऑफ सप्लाई को फॉलो करना है, P और Q में डायरेक्ट रिलेशन शो करना है। तो बुक वाला जो टेबल यूज कर रहा है, फर्स्ट कॉलम में प्राइस आ जाएगा, सेकंड कॉलम में सप्लाई। प्राइस इज 10 एंड सप्लाई जो उसने सप्लाई ली है वो है 20 kg। प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम 10 to 15, कीमत में इजाफा हुआ, कीमत 10 से बढ़कर 15 हो गई, सप्लाई जो है वो 20 से बढ़कर कितनी हो गई? 30। इसमें जो इंक्रीज है वो आप देख सकते हैं 50%, यानी कि ये 10 का हाफ होता है 5, तो 5 का इजाफा हुआ तो इधर 20 का जो हाफ है वो इंक्रीज करना है। इसमें उसने क्या किया है, 10 को कर दिया 15, यानी इसका जो हाफ है वो इसमें ऐड कर दिया, और इधर फिर 20 का हाफ ऐड करेंगे तो 20 का हाफ 10 होता है, तो 20 में 10 ऐड करेंगे तो ये क्या आ गया? 30। तो दोनों में जो चेंज है वो सेम है, इसका भी हाफ इंक्रीज हुआ है, इसका भी हाफ इंक्रीज हुआ है, तो दोनों में जो चेंज है वो क्या है? सेम। तो जब दोनों में चेंज सेम होगी तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1। अब हम इसको डायग्राम में शो करते हैं। एक्स एक्सिस के ऊपर हम क्वांटिटी ले लेंगे, वाई एक्सिस पे प्राइस। 10 के डिफरेंस से हम यूनिट्स ले लेते हैं, 10, 20, 30।
इधर भी मैं 10 के डिफरेंस से यूनिट्स लूंगा, 10, 20, 30। अगर आप इन यूनिट्स में डिफरेंस सेम लेंगे तो फिर आपकी डायग्राम एक्यूरेट बनेगी। लेकिन हमें चॉइस हमारे पास, हम ये डिफरेंस सेम ना भी लें, डायग्राम ठीक होगी। अलबत्ता कोशिश करें कि डायग्राम को एक्यूरेट बनाने के लिए ये डिफरेंस सेम होना चाहिए। जितना डिफरेंस इस साइड पे 0 10 के दरमियान है, उतना ही डिफरेंस इस साइड पे 0 10 के दरमियान होना चाहिए। नेक्स्ट 20 30, 20 30। अब इसमें 15 भी है तो 15 10 और 20 के मिडल में आ जाएगा 15। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन है 10 एंड 20। तो प्राइस 10 है, सप्लाई 20 है, तो 10 के सामने और 20 के ऊपर फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा ये। नेक्स्ट 15 एंड 30, प्राइस 15, क्वांटिटी 30। ये हमारे पास सेकंड पॉइंट आ गया। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास एसएस सप्लाई कर्व आ गया। अब इसकी जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो इक्वल टू 1 है, और वो सप्लाई कर्व जिसकी इलास्टिसिटी 1 के इक्वल हो उसको हम पीछे की तरफ अगर एक्सटेंड करें तो वो आके ऑरिजिन को, किसको टच करेगा? ऑरिजिन को। ठीक है, 45 डिग्री लाइन बनती है, ऑरिजिन को आके वो टच करेगा। किस केस में? जब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई किसके इक्वल है? 1 के इक्वल। तो ये था यूनिट इलास्टिक के जिसमें प्राइस और सप्लाई दोनों में इक्वल चेंज आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन यूनिटी। इधर इक्वल टू यूनिटी है, अब क्या आ गया? ग्रेटर देन यूनिटी। ठीक है, फिर वही टेबल यूज करेंगे। अब ES इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 तब होगा जब सप्लाई में जो चेंज है वो ज्यादा होगी प्राइस में चेंज के मुकाबले में। रसद में जो तब्दीली है वो कीमत में तब्दीली के मुकाबले में ज्यादा हो तो रसद की लचक इकाई से ज्यादा होती है प्राइस सप्लाई। फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट वही उसने लिया 10 एंड 20। अब इधर 15। अब ये इजाफा हुआ है 50% कह लो, इसका हाफ। इधर आपने 50% से ज्यादा इजाफा करना है, यानी इसका 50% 10 है तो 10 से ज्यादा इसमें ऐड करने हैं। तो अब हम इसमें 20 ऐड कर लेते हैं। इसमें 50% इजाफा हुआ है, इसमें 100% इजाफा हुआ, ये डबल हो गई है। ठीक है, तो ये वाला जो चेंज है, ये जो इजाफा सप्लाई में वो इससे ज्यादा है, लिहाजा इस सूरत में जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो ग्रेटर देन 1 इकाई से ज्यादा होगी। अब इसको भी डायग्राम में हम ड्रॉ करते हैं। 10 20 30 40। बिल्कुल उसी तरह इधर भी 10 20 30, 10 20 30 और इनके मिडल में आ जाएगा 15। तो जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट कॉम्बिनेशन इज 10 एंड 20। तो P जो है वो y एक्सिस के ऊपर प्राइस, x एक्सिस के ऊपर क्वांटिटी सप्लाइड। तो P 10 क्वांटिटी 20। तो 10 के सामने और 20 के ऊपर हम फर्स्ट पॉइंट ले लेंगे। सेकंड 15 एंड 40। तो 15 के सामने और 40 के ऊपर हम पॉइंट ले लेंगे। इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे तो ये SS सप्लाई कर्व, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1। और आप इसकी शेप देखें, ये फ्लैट है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1 की सूरत में सप्लाई कर्व जो है वो फ्लैटर होगा, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ मूव करेगा। और अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे पीछे की तरफ तो ये आके किसको मिलेगा? y एक्सिस को। इक्वल टू 1 के केस में जब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू 1 है तो सप्लाई कर्व ओरिजिन को आके टच करता है, और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1 है तो सप्लाई कर्व y एक्सिस को। और जो हम थर्ड बनाएंगे उसमें लेस देन 1 होगा तो जो SS है वो आके x एक्सिस को टच करेगा। तो ग्रेटर देन 1 की सूरत में सप्लाई कर्व फ्लैटर होगा, आहिस्ता आहिस्ता नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेगा। इक्वल टू 1 की सूरत में 45 डिग्री लाइन बन जाती है, और लेस देन 1 की सूरत जो भी हम थर्ड डायग्राम ड्रा करेंगे उसमें सप्लाई कर्व जो है वो स्टीपर होता है, वो तेजी से ऊपर की तरफ मूव करता है।
और उस केस में सप्लाई कर्व एक्स एक्सिस को टच करता है। ठीक है, तो ये था इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1, जिसमें सप्लाई में जो चेंज है, रसद में जो तब्दीली है वो कीमत में तब्दीली के मुकाबले में ज्यादा होती है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1, इज लेस देन 1। थर्ड केस और थर्ड डायग्राम, आपने टेबल और डायग्राम की जस्ट 2-3 लाइनों की एक्सप्लेनेशन लिखनी है साथ। जैसे आपकी बुक में 2-3 लाइनों की एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, इसी तरह ES लेस देन 1, प्राइस सप्लाई। फर्स्ट वही कॉम्बिनेशन ले रहा पहला 10 एंड 20। अब इसमें इजाफा ज्यादा होना है, प्राइस में इजाफा ज्यादा होगा, सप्लाई में कम होगा, तो इसको डबल कर दिया गया 10 से 20, और इसका डबल होता है 40। तो 40 से छोटा नंबर कोई भी लिखना है आपने। 10 का डबल 20, इसको डबल इंक्रीज नहीं करना, उससे कम करना है, तो ये 30 आ जाएगा। अब जो सप्लाई में चेंज है, सप्लाई में जो तब्दीली है वो कीमत में तब्दीली के मुकाबले में कम है, तो जब सप्लाई रसद में तब्दीली कीमत में तब्दीली के मुकाबले में कम हो तो रसद की लचक इकाई से कम होती है। अब इसकी डायग्राम अगेन उसी तरह, क्वांटिटी सप्लाइड और इधर वाई एक्सिस के ऊपर प्राइस। यूनिट्स ले लेंगे 10, 20, 30, 40। 10, 20, 30, 40 की इधर हमें जरूरत नहीं, 12 चलो लगा। 10, 20, 30, 40। फर्स्ट कॉम्बिनेशन 10 एंड 20, तो ये पॉइंट हम लगाते हैं डायग्राम में। 10 प्राइस 10, सप्लाई 20, तो 10 के सामने 20 के ऊपर ये फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट 20 एंड 30, प्राइस 20, सप्लाई 30, ये सेकंड आ गया। इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे, आप देख सकते हैं ये सप्लाई कर तेजी से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, इसे कहेंगे स्टीपर, और इसकी जो इलास्टिसिटी है वो है लेस देन 1। और ये देखें आप किसके साथ आके मिल रहा है, एक्स एक्सिस के साथ। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस देन के केस में जो सप्लाई कर्व है वो स्टीपर होगा, और अगर हम उसको बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे तो वो एक्स एक्सिस को मिलेगा। ठीक है, तो ये था यूनिटी मेथड। अब इसके आगे जो 2 केसेस हैं, इन्फिनिट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, रसद की लामहदूद लचक। इफ द क्वांटिटी सप्लाइड रिड्यूसेस टू 0 एट अ स्लाइट डिक्रीज in price and the quantity supplied extends to infinity at a slight increase in price। कीमत में मामूली सी कमी की वजह से रसद 0 कर दी जाए और कीमत में मामूली से इजाफे की वजह से रसद जो है वो लामहदूद हद तक जो है वो बड़ा उसमें इजाफा कर दिया जाए। तो इस सूरत में जो सप्लाई कर्व है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो इक्वल टू इन्फिनिटी होगी। ये 4th वन है, और 5th वन जो है वो कीमत चेंज होने के बावजूद अगर सप्लाई चेंज ना हो, कीमत में कमी पेशी के बावजूद सप्लाई चेंज ना हो, रसद में कोई तब्दीली ना आए, तो जो सप्लाई कर्व होता है वो वर्टिकल शेप इख्तियार कर लेता है पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, और ये जो वर्टिकल शेप है ये पेरिशेबल गुड्स की सप्लाई कर्व है कि जो डेली मार्केट में रोजाना की बुनियाद के ऊपर योमिया मंडी में जो जैसे सब्जियां हैं, जैसे दूध है, मछली है, ये क्योंकि पेरिशेबल गुड्स हैं तो इनकी सप्लाई जो फिक्स्ड होती है, तो इनका जो सप्लाई कर्व है वो वर्टिकल लाइन बनेगा पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, तो पैरेलल टू वाई एक्सिस के केस में वर्टिकल सप्लाई कर्व के केस में जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो इक्वल टू 0 होगी। तो अब इन 5 केसेस को मैं एक डायग्राम में आपके सामने ड्रॉ करता हूं, और आपको कर्व देख के पता चलना चाहिए
कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई किसके इक्वल है। सबसे पहले नंबर पे तो आप ऐसा करें, ये वर्टिकल शेप बना लेते हैं। ये वाला एस एस वर्टिकल, इसकी जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। ये वाला सप्लाई का हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसकी जो इलास्टिसिटी है इज इक्वल टू इंफिनिटी। 45 डिग्री लाइन ड्रॉ करते हैं। ये एस एस जो कि ऑरिजिन को आके मिल रहा है, इसकी इलास्टिसिटी है इक्वल टू 1, ठीक है जी। ये वाला एस एस जो कि वाई एक्सिस को आके मिल रहा है, इसकी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। इस शेप का एस एस जो कि एक्स एक्सिस को आके मिले, उसकी इलास्टिसिटी लेस देन 1। स्टीपर सप्लाई कर्व एज लेस इलास्टिसिटी, फ्लैटर मोर इलास्टिक, इंटरमीडिएट आर 45 डिग्री लाइन यूनिट इलास्टिक, वर्टिकल 0 इलास्टिक या इन इलास्टिक, हॉरिजॉन्टल फुली इलास्टिक, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू 0, इन इलास्टिक सप्लाई कीमत में चेंज के बावजूद सप्लाई में कोई चेंज नहीं आएगी। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू इंफिनिटी, फुली इलास्टिक, कीमत में मामूली सी चेंज की वजह से, मामूली सी तब्दीली की वजह से सप्लाई में बहुत ज्यादा तब्दीली आ जाए। इक्वल टू 1 यूनिट इलास्टिक, कीमत और रसद दोनों में बराबर तब्दीली। ग्रेटर देन 1 मोर इलास्टिक, कीमत के मुकाबले में रसद में ज्यादा तब्दीली। लेसर देन 1 लेस इलास्टिक, कीमत के मुकाबले में रसद में कम तब्दीली। और इनकी जो शेप्स हैं सप्लाई कर्व की, वर्टिकल सप्लाई कर्व, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल सप्लाई कर्व, 45 डिग्री लाइन, ग्रेटर देन 1 फ्लैटर, सप्लाई कर्व, लेस देन 1 स्टीपर, लेसर देन 1 वाला स्टीपर जो है टचेस एक्स एक्सिस, फ्लैटर ग्रेटर देन 1 वाला, ग्रेटर देन 1 जो है टचेस वाई एक्सिस, 45 डिग्री इक्वल टू 1 टचेस ऑरिजिन इक्वल टू इंफिनिटी, हॉरिजॉन्टल इक्वल टू 0 वर्टिकल। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें एक मेथड रहेगा, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतने काफी है, बाकी इंशाल्लाह कल अगर किसी भी पॉइंट की आपको
कोई पॉइंट आपको क्लियर ना हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह वो आपका पॉइंट क्लियर किया जाएगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।